नमस्कार। आज सेना दिवस है। सेना दिवस पर भारत के सभी निवासियों को शुभकामनाएं। सेना को सत श्यामला न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से बधाई। आज हमारे साथ दलितों के अधिकार और दलितों के जो समस्या है वर्तमान में, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दलित अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष कपिलेश्वर राम जी। कपिलेश्वर राम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद श्यामल जी। सर, आप दलितों के लिए लंबे समय से कार्यरत हैं। आज बिहार में दलित और पिछड़ों के नाम पर पिछले 35 वर्षों से सरकार चल रही है। इसमें दलितों का क्या विकास हुआ, उस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 35 वर्ष हो चुका है। मैं तो कहूँगा कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं। नहीं, आज़ादी के तो हो गए, लेकिन अभी जो पिछले 35 साल से सरकार चल रही है वो महादलित, दलित और पिछड़े के नाम पर चल रही है। उनके वोट लेने के लिए उनका ध्रुवीकरण हो रहा है या हुआ है। तो इसके बावजूद दलितों का कितना विकास हुआ या दलित कितने विकसित हुए, इस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। ठीक सर, आप 35 साल तो कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है आज़ादी के बाद आज़ादी का जो लक्ष्य था और भारत का संविधान था, उस संविधान को देखते हैं तो आज 75 वर्ष हम लोग कहेंगे। देश की आज़ादी और देश के नागरिकों की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी की हम बात करें, तो उसमें पूरा 75 वर्ष हम कहेंगे। 75 वर्ष के बाद अगर हम इसको ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे काम हुए हैं, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, लेकिन जो टारगेट ग्रुप है इस देश का, जो श्रमिक वर्ग हैं, मेहनत कश हैं, अपने मेहनत के बल पे ही पूरे जीवन ही नहीं बल्कि संसार को जीवन को चलाते हैं। उनको अगर देखें तो संविधान जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, उसके बाद हम संविधान के प्रियम्बल में जो हमारा गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बंधुत्व का अधिकार है, यह तमाम जो अधिकार है वह अभी तक नहीं मिल पाया। जो समानती व्यवस्था है समाज का, और समानती व्यवस्था में हम यहाँ से देखना चाहेंगे, सरकार की तो कमी है ही, सामाजिक व्यवस्था पर भी इसको मैं चोट करता हूँ, ये कमी है। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में जो संविधान जब तक गांव में नहीं पहुंचेगी, संविधान के मूल्य को हम नहीं समझ पाएंगे कि आज़ादी और संविधान क्या कहती है। तो उसमें मैं कहता हूं कि जिसके कारण समाज में जो दलित वर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग हैं, इनको जो है पूर्ण रूप से जो है 2 जून की रोटी छोड़िए, सम्मान के साथ इनको जीवन जीने का भी अधिकार नहीं देती है। जब अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, संवैधानिक अधिकार उठाना चाहते हैं, या संविधान जाने ना जाने, लेकिन स्वतः लोग अपनी आज़ादी की बात कर लेते हैं कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उस आज़ादी में भी अभी बात करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो आप देखे होंगे प्रायः कि पूरे बिहार में दलितों की जो गाँव है, और गाँव में जो पहले जो सरासरी सामूहिक हिंसा होती थी, उस हिंसा के प्रभाव में जो है हमारा समुदाय डर करके आज तक आवाज़ नहीं उठाता था। लेकिन उस बात को और अगर हम चलना चाहते हैं तो कम से कम 35 वर्ष में अगर हम बात करें तो 35 वर्ष कुछ बोलने की उनकी जो आज़ादी मिली है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। फिर भी मैं कहता हूँ कि आज़ादी की परिभाषा क्या होती है। अगर संविधान के अगर हम प्रियम्बल को देखते हैं, उसमें समाजवाद की अगर परिभाषा को देखते हैं, सामाजिक न्याय की परिभाषा को देखते हैं, तो सामाजिक न्याय में यह पहला जो लिखा है कि जो प्राकृतिक संसाधन, जो जीवन जीने का प्राकृतिक संसाधन है, उस संसाधन में जो निर्माण उत्पादन का काम होता है, वैसे प्राकृतिक संपत्ति में उनका अधिकार होना चाहिए। क्योंकि धरती माँ यानी ज़मीन जो है, ज़मीन की जब तक स्वामित्व नहीं होता है तब तक जीने का अधिकार पूर्णतः नहीं मिल पाता है।
क्योंकि पूरे जीवन से जुड़े हुए अधिकार की बात करते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं आर्टिकल 21 आर्टिकल्स को देखते हैं तो जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार क्या परिभाषा होती है? सिर्फ मेरा जीवन, पूरे भारतीय संविधान में वोट का अधिकार है मेरे पास। जो भारतीय संविधान के भाग 2 में जो 5 से 11 तक आर्टिकल है उसमें हमको नागरिकता का अधिकार दिया गया है, लेकिन उससे आगे बढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में जो है वो अधिकार अभी तक हमको नहीं मिला है। इवन यहाँ तक कि आज़ादी के बाद जो इनकी अगर पूरे मजदूरी का देखेंगे हश्र, तो मजदूरी में वह अपनी तय नहीं कर पाएंगे कि मेरा मजदूरी कितना होना चाहिए। वह उतना ही होता है कि जी सके, जीने लायक नहीं बन सके, जी सके, ताकि जो है समाज का काम कर सके। इस तरह के मूल्य को निर्धारित किया जाता है। सेकेंड, जीने में अगर गरिमा की अगर बात करते हैं तो गरिमा में सिर्फ भोजन नहीं है और रोजगार नहीं है, उनके पास रहने का 1 इंच ज़मीन का कोई कानून नहीं बनी है। अगर कानून भूमि सुधार की अगर बात देखेंगे तो उस कानून में बहुत सीलिंग एक्ट हुए, बहुत सारे लोग को अधिकार दिया गया, भूस्वामियों को ही अधिकार दिया, लेकिन ऐसे जो भूमिहीन लोग जिनको रहने का भी ज़मीन, वास भूमि की बात करें तो वो भी कानून इनके पास नहीं दी गई है, नहीं बनाया गया है। तो जब जिसके पास रहने ही का जो कुछ ज़मीन नहीं हुआ तो उनके बच्चे जाएंगे कहाँ? वो इज्जत से कैसे जी पाएंगे? उनकी माँ बहन कैसे जी पाएंगे? वह जो है रोड के किनारे आप देखे होंगे प्रायः सो लेते हैं। आज शहर में जाइए, यहाँ सरकार रहती है, अच्छे से पदाधिकारी रहते हैं, रोड पे सोए रहते हैं लोग। उनका कारण ये है कि रहने का घर नहीं है, कहीं कोई ज़मीन, घर छोड़िए ज़मीन नहीं तो घर कहाँ से होगा? तो यहाँ तक का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर हम पूरे जीवन का जो अधिकार की अगर हम बात करते हैं और फंडामेंटल की राइट्स करते हैं तो पहला आधार होता है वो ज़मीन, सेकेंड होता है शिक्षा, अच्छा शिक्षा। तो शिक्षा की तो बात कहेंगे तो क्या है, ये सब प्राइवेटेशन हो चुका है। आज गवर्नमेंट की भी शिक्षा है, उस गुणात्मक शिक्षा में भी इनके पास पकड़ नहीं होती है। आज आप देखेंगे शिक्षा क्या स्थिति है। शिक्षा की स्थिति है कि स्कूल में बच्चे जाते हैं, लेकिन उनको अगर मैट्रिक पास भी करेंगे तो एक आवेदन सही से लिखने का वो ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो सफ़र कर जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं होता है कि नहीं ये लायक नहीं है। ये माइंड सेट हो गया है। जो सरकार और सरकार में बैठे पदाधिकारी हैं उनको माइंड सेट है कि बस इनको कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ाना है। अगर वो भी बढ़ाने की कोशिश होती है तो उनको भी कहीं से कहीं परेशानी बढ़ जाती है। तो अभी तक यानी ना पढ़ाई की स्वतंत्रता है, न जीवन जीने में खाने की स्वतंत्रता है, न रोजगार की स्वतंत्रता है, न अपनी बात करने की स्वतंत्रता है। कहीं भी अभी तक वो अधिकार नहीं मिल पाया है। लेकिन हाँ, कल से हम बहुत आगे बढ़े हैं और संविधान ही कारण है। संविधान शायद नहीं होता तो आज हमको समाज भी नहीं बने। समाज इतनी कुरीतियाँ भर के है, और ख़ास करके जो मनुवाद की संविधान है, जो हमेशा गरीबों को हमेशा कमज़ोर करने की जो ये संविधान आज भी है। संविधान लागू होने के बाद भी मनुवाद के संविधान आज हमारे देश के अंदर चल रहा है, जिसके कारण हम कहीं न कहीं पूरा अधिकार नहीं मिल पाया है। आप मनुवाद की बात करते हैं, जिस समय संविधान नहीं था और उस समय मनुस्मृति के अनुसार देश में जो नीचे तबके के लोग थे वो अगर वेद पढ़ लेते थे तो वो ब्राह्मण हो जाते थे और वो शिक्षा देने के योग माने जाते थे। वैसी व्यवस्था तो संविधान में नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं सर, आप अगर पूरे मनु के संविधान को अध्ययन करेंगे तो ऐसा है ही नहीं। वो सीधे ही लिखा है, ये जो अछूतों की हैं वो सीधे कहा है, ये क्षुद्र उसमें कहा है, क्षुद्रों का शिक्षा पाने का अधिकार नहीं होगा, धन संचय करने का अधिकार नहीं होगा, सत्ता तक पहुंचने का अधिकार नहीं होगा। तो सीधे वहाँ लिखा। कहाँ आप कह रहे हैं कि वो कहा था पढ़ लेगा जो ब्राह्मण होगा? ये तो अगर पढ़ लेगा ब्राह्मण होगा तो उस समय भी आप देखें कि हमारे लोग थे, वाल्मीकि कौन थे? हाँ। लेकिन वो जो है ब्राह्मण नहीं बनाई गई, आज भी उनको इसी किया जाता है। क्या तो ज्ञान उनको तो लोग अलग नहीं, ये छूत और अछूत की बात तो उनके साथ नहीं है, सब लोग उनको पूछते हैं। इतिहास है सर, कहाँ ऐसा पूछते हैं? आज जो रामायण की अगर बात करेंगे तो आज कितने प्रकार की रामायण वहाँ विवरण कर दी गई है। अगर हम उसी वर्णा सिस्टम में हिंदुत्व में बात अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ भी कहाँ है? तो इसलिए मैं कहता हूँ उस समय तो था ही अधिकार नहीं, सब था, इनको अर्जन करने का अधिकार नहीं है। न शिक्षा करने का ग्रहण करने का अधिकार है, न संपत्ति अर्जन करने का अधिकार है, न सत्ता में जाने का अधिकार है। यानी सेवा के अलावा कहीं कोई अधिकार उस समय से जो परंपरा बनी हुई, तो संविधान जिसके कारण संविधान भी लागू नहीं होने दे रहे लोग।
और संविधान के लिए कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं अलग अलग चीज़ों का उनके नाम देके उनको वंचित की जाती है। सर, जिनके अभी आपने कहा भूमि नहीं है दलितों के पास, तो दलितों वास भूमि नहीं है, हाँ हाँ, बास भूमि भी नहीं है, ठीक है आपके हिसाब से, तो बास भूमि नहीं है, तो आज़ादी के बाद भूदान के लिए विनोबा भावे ने एक आंदोलन शुरू किया और जिनके पास ज़मीनें थी उन्होंने काफ़ी ज़मीन भी दान किए। आज वो भूदान वाली ज़मीन कहाँ है और किसके कब्जे में है? सर, संत विनोबा भावे को मैं स्वागत करता हूँ कि ऐसे पूरे हृदय परिवर्तन करके लोगों से एक निवेदन किया कि जमीन तुम्हारे पास एक प्राकृतिक चीज़ है और भी आपके भाई हैं, उन गरीबों को मिलना चाहिए। उस समय 22 लाख एकड़ पूरे देश में हमारे, जिसमें बिहार में 21 लाख एकड़ ज़मीन मांगी गई थी, जिसमें बिहार और झारखंड को विभाजित हुआ। विभाजन के बाद जो है उसके बाद भी 5,48,630 एकड़ ज़मीन बची थी। वह ज़मीन वितरण की गई है, लेकिन उसमें जो है बसते हैं, बसने के बाद जो है फिर वह दिखाते हैं कि मेरे पिताजी का दिया हुआ है, मेरे इसके दिया हुआ है, जिसके कारण वो ज़मीन मिलता है लेकिन दखल नहीं होता है। लेकिन भूदान की मैं बात करता हूँ, बहुत सारी ज़मीन लोगों को मिला भी है, लोग दखल भी किए हुए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है सर। जब तक कानून में नहीं आएगा वो किनको दिया जाएगा, वो जनरल है सर। भूदान की ज़मीन में वह जनरल है। जब जैसे मैंने आपको कहा कि भूमि अधिकार की कानून बनने की बात आई, तो उसमें गरीबों को जो रहने का ज़मीन जिनके पास नहीं है, वह उस लक्ष्य को देख करके कानून नहीं बनाई गई, वास भूमि स्वामित्व अधिकार नहीं बनाई गई, जिसके कारण पूरे देखते हैं कि उनके पास रहने का ज़मीन नहीं है। और अगर मानवीय मूल्य की बात करें तो रहने का ज़मीन नहीं है तो अस्तित्व उनका कहाँ है? न डिग्निटी है, न आइडेंटिटी है, दोनों से वो वंचित होता है। तो फिर और क्या, किस अधिकार की हम बात करना चाहेंगे? अभी आपने कहा कि अभी भी बिहार में सामंतवाद है, तो सामंतवाद से आप किनको चिन्हित करना चाहते हैं? देखिए, सामंतवाद सर जाति नहीं होती है, मेरा मानना है। सामंतवाद एक माइंडसेट है, जिसमें अगर पूरे समाज की अगर चिंतन करेंगे तो उसमें खुद लोग जो संपत्ति वाले थे या वर्ना सिस्टम से माने गए, यही सबसे बहुत बड़े होते हैं, बाकी लोग सेवा करने के लिए हैं। तो आप हम क्या मानेंगे, हम क्या बताएंगे? वह उस मनुस्मृति के संस्कार में वह जो विभाजित किया गया है वो वर्ग हैं, लेकिन उसमें भी सब नहीं है। उसमें अगर पूरे हिंदुस्तान में देखे तो पंडित जवाहरलाल तो उसी समाज के थे, लेकिन कहाँ वो थे सामंतवादी व्यवस्था के? पूरे देश में देश की आज़ादी करने की लड़ाई से लेकर के संविधान बनाने तक का जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक अवसर भी दिया था, वहाँ का अवसर बटीकरण थी, लेकिन सोच जो बना हुआ था आज भी समाज में व्याप्त है। और कानून रहते भी कानून को धक्का दे करके और इस सब व्यवस्था को स्थापित कर रहे थे। तो उसमें जाति में नहीं कहता हूँ, क्योंकि पूरे अगर कहेंगे प्राकृतिक अगर कहेंगे तो प्राकृतिक में जाति की वर्णन कहीं नहीं है। और प्राकृतिक में अगर बात कहेंगे तो जो सृष्टि की जो रचना है उसमें कहाँ जाती है? कोई ऐसा जो उसमें कह दिया है कि ब्राह्मण जो है मुंह से पैदा होता है, एक कहीं है नहीं, बायोलॉजिकल सिस्टम कहीं बताता ही नहीं है कि कोई मुंह से पैदा होगा। तो प्राकृतिक और विज्ञान तो साबित कर दिया कि हर इंसान जो सिस्टम है प्रकृति का उस ढंग से पैदा होता है। जाति है कहाँ? लेकिन सामाजिक जो वर्णा सिस्टम में जो बना दिया है, ये ऊपर है, बाकी मध्य है, बाकी नीचे, यही सिस्टम हमारे समाज को और संविधान को आगे नहीं दे रहा है। और इसमें बहुत डर पैदा की गई है। आप देखे होंगे आज़ादी के बाद ये निजी सेनाओं की गठन हुई थी, ब्रह्मर्षि सेना, ये सेना, वो सेना करके इतना डर पैदा की थी। आज़ादी की बात गांव तक नहीं पहुंच सके। ब्रह्मर्षि सेना के पहले न जाने कौन कौन से सेना बना, MCC वगैरह वगैरह। सर ये बहुत बाद में है सर। अच्छा, MCC की इतिहास देखेंगे तो बहुत बाद में है, जो मैं तक देखा हूँ, पढ़ा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भूमि के लेके ही आज़ादी के बाद ही इस तरह की डर पैदा की गई, चाहे ब्रह्मर्षि सेना हो, फिर आपका कई सेनाएँ हैं, वो सेना के जो है 12-13 प्रकार की सेनाओं का गठन की गई। अभी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जिन्हें लोग श्री बाबू के नाम से भी जानते रहे हैं, श्री बाबू के सरकार में आने से पहले यहाँ देवघर में जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में सभी लोगों का प्रवेश नहीं था और श्री बाबू ने सभी लोगों को, जो तथाकथित दलित वगैरह सभी लोगों का प्रवेश दिलवाया। इस पर आप क्या कहेंगे? स्वागत के लायक है ये।
श्री बाबू विद्वान व्यक्ति थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री का उसमें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। वह अच्छे थे तभी बनाए गए थे। तो मंदिर प्रवेश करना पहले पूर्व सामाजिक चिंतन करेंगे तो बहुत बड़ा आधार था। तो बहुत अच्छा काम किए हैं, ये मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। लेकिन उसी आधार पे आज़ादी के बाद बिहार में आज भी देखें कि मंदिर प्रवेश नहीं है। इवन यहाँ तक कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, उनको भी मंदिर जाने नहीं दिया, जाने दिया गया भी या तो फिर धोया गया। यहाँ तक कि आप भुवनेश्वर में देखेंगे तो राष्ट्रपति के परिवार जाना चाहते, उनको नहीं जाने दिया गया। तो वह उन्होंने काम अच्छा किया। तो वही मैं कहा, जात तो होता ही नहीं है, व्यक्ति की भावना होती है, सामाजिक या न्याय की भावना होता है। न्याय की बात करते हैं तो उन्होंने मंदिर जो प्रवेश कराया बधाई के पात्र है। आज़ादी की परिभाषा यही थी और समता और समानता की परिभाषा यही थी, उन्होंने करने की कोशिश की। एक आखिरी सवाल, दलित के नाम पर रामविलास परिवार, चौधरी परिवार, फिर आपने अभी जीतन राम मांझी का नाम लिया, इन लोग तो आज कहीं से न आर्थिक दलित दिखते हैं न सामाजिक दलित दिखते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं सर, संपत्ति होने से जो सामाजिक जो वर्णन की गई है वह भी आज भी वह उसी आधार पर है। क्योंकि यहाँ जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, ये जो प्रताड़ना उनकी हुई है मेरे इतिहास में है। बाहर आए भी हैं, ये छोड़ दिए। आज भी अभी तक ऐसा विद्वान नहीं निकला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप देखें तो विद्वान अभी नहीं निकला। उस समय के पूरे में आया तो 2-3 साथ निकले थे। उनको आज भी संविधान की रचयिता कहने में लोगों की ओठ हिलने लगती है, जिह्वा लगता है बंद हो चुका है। वह सीधे कहते हैं वो दलित नेता, भारत का संविधान रचयिता थे वो, लेकिन उनको दलित नेता कहा गया। तो आप खुद सोच सकते हैं वो कहाँ होंगे, ये हमको कहने की जरूरत नहीं है। आज भी उनको दलित कहें तो संपत्ति से नहीं होता है। वह संविधान के प्रीमियम में लिखा है सामाजिक पहले, और सामाजिक स्तर पर भी आरक्षण की देखेंगे, सब देखेंगे उसी आधार पर दिया गया। जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगा, ऊंच नीच की भावना समानता नहीं खत्म नहीं होगा, जब तक ये जो है ये बातें होती रहेगी। संपत्ति से नहीं होगा। जिसके कारण आज भी टोटल नेता कहता हूँ, जीतन राम मांझी हो, रामविलास पासवान हो, या सब जनरल सीट पे कोई लड़के दिखाए। संविधान तो बराबर अधिकार देती है सबको, अगर मिले कि नहीं भाई इनकी संख्या इतनी है तो संख्या के आधार पे जो है इनको खड़ा किया जाए, जनरल सीट से खड़ा होगा। समांतरिक परिभाषा तो वहाँ से दिखता है ना। वहाँ आज भी आरक्षण के नाम से उनको पहचान के दिया जाता है कि इनका इतना क्षेत्र होगा, आरक्षित किएगा सीट को। तो ये मैं कहूँगा आज जातीय आधार है ही नहीं, वो तो सर सत्ता में बने रहने के लिए आरक्षित सीट को ही स्वयं चुनते हैं। अगर वो जनरल सीट से लड़े तो उनको थोड़ी कोई रोक है। हारे हैं सर, देखा गया है। एक से अगर बात करें बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो सिर्फ राम सुंदर दास, वह जनरल सीट से समाजवादी लीडर थे, वह करके दिखाया। वो दिखाया कि नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आज तक वो देने की तैयारी किसी के पास नहीं है। कोई पार्टी की नहीं होती है कि जनरल सीट दो और वहाँ जिताना है। जैसे पार्टी को अपने जिताना वो ढंग से नहीं होती है जी। सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको भी, और हमारे अनिल बाबू को भी कि आज एक अच्छा ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश की। मेरी बात को पूरे बिहार ही नहीं बल्कि भारत में पहुंचाने की कोशिश की। इसके लिए आपको, आपके चैनल को, आपके साथी को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, श्यामलाल न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।